हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास या उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। आज ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए ज़्यादा हम लोग बात नहीं करके सीधे टॉपिक पर आते हैं। एटम्स क्या होते हैं? देखो, वैसे कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में लेके गए, मतलब जो किसी केमिकल रिएक्शन में गया और पार्टिसिपेट किया और अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, वो एटम्स हैं। लेकिन जो किसी केमिकल रिएक्शन में जाकर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, वो मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में हम लोग को ये बात समझ में आ रही है। एटम्स क्या है हम लोग लिखेंगे। These are the smallest particle of the substances which takes part in the कहाँ केमिकल रिएक्शन। सिंपल फंडा है, किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को हम एटम बोलते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नाम आपने सुना होगा। तो जॉन डाल्टन ने ये बात पहले ही हमें बता दिया था कि केवल एटम ही वो पार्टिकल हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई और नहीं करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक होगा मॉलिक्यूल्स। तो कौन होंगे मॉलिक्यूल्स? आइए देखें। ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द substances which loses its identity in the कहां? तो केमिकल रिएक्शन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। H2 प्लस N2 है, इसको बैलेंस करेंगे 2 मोल अमोनिया बनेगा। सिंपल है। अब देखो, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो इधर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इधर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और इधर अमोनिया का मॉलिक्यूल है, राइट। पर एटम हम देखें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो एटम ने अपनी पहचान नहीं खोई है, पर मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में आकर के अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, पर एटम वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं केमिकल रिएक्शन में। सिंपल कॉन्सेप्ट है। एटम मॉलिक्यूल जानने के बाद अब हम जानेंगे एटॉमिक मास। बच्चों, इस एटॉमिक मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों हम एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे? आइए हम उसके बारे में समझते हैं। देखो, अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं और उसे हमने कहा रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो हमने क्यों कहा है? क्योंकि वो रिलेट करेगा किसी को। जब भी हम कोई भी एटॉमिक मास की बात करेंगे तो किसी दूसरे एटम को हमें स्टैंडर्ड एटम के रूप में लेना पड़ेगा। आई मीन टू से, अगर हम स्टैंडर्ड एटम की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एटम कहने का मतलब है कि किसी दूसरे एटम के थ्रू हम किसी दूसरे एटम का या किसी रिस्पेक्टिव एटम का मास हम निकालेंगे। और समझने के लिए, आप जैसे अगर मान लो सब्जी बाजार में गए, जहां आपने सब्जी खरीदा, अब आपको सब्जी वाले जो होता है भैया या दीदी जो भी होते हैं, वो आपको जब क्या करते हैं, मेजरमेंट करके देते हैं। तो वेट के लिए वो अपने पास एक लोहे का जो चीज रखा हुआ होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बटखरा के नाम से जानते हैं। सभी लोग सुने होंगे, ये बटखरा बोलते हैं उसको हम लोग।
तो जैसे बेटा आप मान लो कि आपने 2 किलो सब्जी खरीदा है, तो 2 किलो के लिए वो बटखरा डाला हुआ रहता है। तो बटखरा विल बी दैट स्टैंडर्ड पार्ट जिसके माध्यम से आपने उस 2 किलो सब्जी को, कोई भी सब्जी आपने खरीदा, आलू खरीदा, मान लो 2 किलो आलू खरीदा, तो 2 किलो का बटखरा उधर साइड में लगा होता है और उसके बाद उसको आप वेट को बैलेंस करके फिर आप खरीदते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो हर एटम को मेजर करने के लिए भी उसी तरह हमारे पास किसी बटखरे की जरूरत पड़ती है। अब उसी बटखरे को हम स्टैंडर्ड एटम के रूप से जानते हैं। तो बहुत पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ कि उसे स्टैंडर्ड एटम के रूप में बनाया जाए, पर किन्हीं कारणों से उनको स्टैंडर्ड एटम के रूप में हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। चाहे हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो वो कंबस्टिबल नेचर होने की वजह से, या ऑक्सीजन जो है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होने के साथ साथ वो अपने से हल्के एलिमेंट को मेजर नहीं कर पाता, इस वजह से हम लोग उसको रिजेक्ट कर दिए। तब उस समय बात हो रही थी आइसोटॉप्स की, यानी सबसे पहला जो हमारे पास जो आइसोटॉप जो स्टैंडर्ड एटम के रूप में एक्सेप्ट किया गया, दैट विल बी कार्बन 12। कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड एटम के रूप में माना और हम उसी के जरिए किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के मास को बड़ी आसानी से मेजर कर सकते थे। तो मेरी बात यहां तक आपको जो समझ में आई, तो ये कहानी बात इतनी थी कि स्टैंडर्ड एटम के रूप में कार्बन 12 को एक्सेप्ट कर दिया गया। अब अगर हम टॉपिक पढ़ना चाहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करें। रिलेटिव एटॉमिक मास या सिंपली एटॉमिक मास क्या होता है? अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास को समझने का कोशिश करेंगे तो फिर हम उसको कैसे बता सकते हैं, या फिर वो क्या कॉन्सेप्ट हमको समझाएगा। हमने कहा कि कार्बन 12 विल बी द स्टैंडर्ड एटम फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एटम, और सॉरी ईच एंड एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का जो भी एटम होगा उनके स्टैंडर्ड एटम के रूप में कार्बन 12 को चुना गया। मेरे कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको एक इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देना कि अगर हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब है कि कार्बन जो एलिमेंट है उसमें टोटल 12 एटम है, 12 एटम है। कितने एटम है बच्चे? 12 एटम है। अब आपने बचपन में फ्रैक्शन पढ़ा था, आपको सिखाया जाता था कि किसी भी एक एटम को अगर आप कलर वलर कर दोगे तो उससे आप किस तरह से, मान लो हमने इसको कलर कर दिया तो कितने टोटल थे? तो 12 थे। कितना कलर हुआ? तो 1 हुआ। तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/12 हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम लोग इस तरह से फ्रैक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को। ये हमारी बात हुई। तो 1/12 हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब 12 एटम में से हमको एक का मास हमको निकालना पड़ेगा, हमें एक का ही चाहिए, तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में जो स्टैंडर्ड एटम आएगा, अब आपके पास वर्ड यही है कि अगर हमको पूछा जाए कि इसमें स्टैंडर्ड एटम कौन होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? तो स्टैंडर्ड एटम के रूप में जो आया वो कार्बन 12 आया। कौन आया बच्चा? कार्बन 12 आया। इसको आप नहीं भूलेंगे। स्टैंडर्ड एटम के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया है? कार्बन 12 का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इसको डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। देखो, इसको अगर हमको एक एग्जाम्पल से समझना हो तो लेट्स सी बेटा, अगर हमें लिखना पड़े एटॉमिक मास ऑफ, मान लो हमने लिखा नाइट्रोजन एटम। कौन सा एटम? नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है नाइट्रोजन का मास? 14 इंटू कितना बोलेंगे? 1/12 इंटू क्या? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ध्यान देना, यह टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन का मास होता है 14, उसके साथ हमने कितना को मल्टीप्लाई कर दिया? 1/12। कहां से आया था? अभी आपको पता था कि कार्बन के एलिमेंट में टोटल 12 एटम थे, 12 एटम थे, उसमें से हमने एक को निकाला तो 1/12 एंड इट मींस मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। गॉट इट? वेरी इजी, बहुत आसानी से बात समझ में आ रही है बेटा। अगर हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ, एकदम बोर्ड पर फोकस रखना, अगर हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो बताओ क्या लिखेंगे? तो 16 इंटू क्या? 1/12 इंटू क्या? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब
एक बात एकदम क्लियर आ रहा है कि आप बार बार इस टर्म का यूज कर रहे हो। क्या, कौन सा टर्म? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये टर्म आपके लिए बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब हम किसी टर्म को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी टर्म को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हम बना देते हैं उसे उसका यूनिट, और इस यूनिट को हम छोटा फॉर्म में कह दिए एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्टकट में इसी को बोलेंगे बेटा एएमयू। क्या बोलेंगे इसको शॉर्टकट में? एएमयू। बहुत सिंपल और कॉन्सेप्चुअल बात कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 एटॉमिक मास यूनिट या सिंपली 14 एएमयू के बराबर होगा। अगर हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम तो 16 एएमयू के बराबर होगा। वेरी इजी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। सर कह रहे हैं, ध्यान देंगे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 एएमयू। अगर आप कहेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 एएमयू, तो बेटा बात ऐसा है ना कि 1 एएमयू किसके बराबर होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सही है? ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है एमसीक्यू में। सीधा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 एएमयू? सीधा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, मास 1/12 इंटू क्या? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सिंपल बात है। ओके, अगर हमको सोचो, अगर हमको ये एक कार्बन 12 एटम का मास पता लग जाए तो हम बाकी सबका मास पता कर सकते हैं। एक चीज और, हम लोग अगर यहां बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है तो हमको अब डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और कुछ नहीं, एक टाइप का नंबर है जो पता लगाएगा कि इस क्वांटिटी से कोई एलिमेंट का एटम कितना गुना भारी है। हम दोबारा बोल रहे हैं, यह रिलेटिव एटॉमिक मास या सिंपली एटॉमिक मास एक तरह का नंबर है जो हमको बताएगा कि इस क्वांटिटी से किसी एलिमेंट का एटम कितना गुना भारी है। बस यही है एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इधर आते हैं, 1 एएमयू इज इक्वल टू हमारे पास आया है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो बच्चे अगर हमको इसका मास पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1 एएमयू जो होगा, ध्यान देंगे, 1 एएमयू जो होगा इंटू कितना लिख पाएंगे? तो कार्बन का मास होता है 12, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो 12 से 12 गया, क्या बचेगा? 1/Na ग्राम। ये चीज नहीं भूलना, आगे बड़ा काम देने वाला बात है, भूलना नहीं। 1 एएमयू इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 1/Na ग्राम। इसको आप चाहो तो थोड़ा और इलेबोरेट अपने मन से कर सकते हो इफ यू वांट। 1 बाय एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो बेटा जब इसको डिवाइड करोगे ना, यू विल गेट 0.166 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम, और 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ये भी लिखा जा सकता है 1 एएमयू का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आईआईटी और नीट में इसका भर भर के क्वेश्चन देता है भाई, एएमयू वाला बहुत क्वेश्चन आएगा। तो एक बार आप इस सब कॉन्सेप्ट को आप अच्छा से सीख लिए, आपका एमसीक्यू आप कोई भी किताब की बुक से बना लीजिए, क्वेश्चन तो आना ही आना है, आपको मिलेगा। आप 100% बताना मुझे आपको क्वेश्चन मिला था या नहीं एएमयू का, श्योरली मिलेगा और आंसर भी इसी में से आएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो नया टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मोलर मास। क्या है टॉपिक? मोलर मास। अब ये क्या है मोलर मास? हम किसको बोलते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास क्या कहलाता है? मोलर मास। नाम में बोल रहा है मोलर, मतलब साफ है, मोल है। 1 मोल सब्सटेंस का जो भी मास होगा उसी को हम क्या कहेंगे? मोलर
मास कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। सिंपल, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो बेटा हम इसको लिख पाएंगे, अगर हमको लिखना हो मोलर मास दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू कितना है, तो 1 मोल। मास ऑफ द सब्सटेंस मान लो, और देखना अगर हमने लिखा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू कितना बेटा, 1 मोल। और हम इस बात से भी बिल्कुल नहीं झुठलाएंगे कि 1 मोल और कुछ नहीं एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल और कुछ नहीं एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा कितना, 16 AMU, और इनटू कितना है, 1 मोल है। तो 16 AMU का मतलब हो गया 1 बाय एवोगाड्रो नंबर, और 1 मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर। ये और ये गया, बचेगा क्या, 16 ग्राम। तो क्या समझे, अगर यूनिट आया किस में, ग्राम में, तो वो हो जाएगा कौन सा मास, मोलर मास। तो सर क्या मोलर मास किसी मॉलिक्यूल का होता है, किसी एटम का होता है, किसका होता है, भैया दोनों का होता है। मोलर मास अगर हम लिखेंगे तो एटम के लिए भी लिखेंगे और मॉलिक्यूल्स के लिए भी लिखेंगे, और यूनिट क्या रहेगा, ग्राम। इसी को आगे चल के हम अगर एटम के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं तो बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल। तो भाई हम उतना नहीं पढ़ेंगे, हमको पता चला मोलर मास के बारे में। जब यूनिट किस में आए, ग्राम में, तो कह देना वो मोलर मास है। कौन सा मास है, मोलर मास है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, आगे पढ़ाएंगे आपको मॉलिक्यूलर मास और साथ में इक्विवेलेंट मास और एवरेज एटॉमिक मास, ये सारे मासेस पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर के आएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।